हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का पेपर अच्छा गया होगा। आपके आज के पेपर की मैं जब मेरे पद तक पेपर पहुँचेगा तो मैं आपके साथ वो पेपर डिस्कस करूँगी। तो अब आप उस चीज़ की टेंशन को छोड़ दीजिए, कैसा हुआ, कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि अब आपको नेक्स्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप ही के लिए, अपने बच्चों के लिए अपना एक हिंदी की, जो हमारा यहाँ समर जोन का हिंदी का अभी 21 का जो पेपर था, प्रश्न पेपर हिंदी का, वो आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि वो आपके कुछ काम आ सके। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हेल्प तो मिल ही जाती है इन पेपर्स से। ठीक है, अब हो गया आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम, अब भूल जाइए उस बारे में। अच्छा, और आई एम डेड श्योर अबाउट दैट कि आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर कुछ बच्चों का पूछना है कि मैम क्या हमारे अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थोड़े से गलत हैं तो क्या आगे से उन मार्क्स की काउंटिंग होगी। देखिए बेटा, मैक्सिमम बेनिफिट बच्चों को मिलेगा, स्टूडेंट्स को मिलेगा। परहैप्स आपके जो किए हुए क्वेश्चन हैं, जो आपने जितना भी किया है अपनी आंसर शीट में, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। चाहे वो मतलब थोड़ा किया है 30 नंबर का, 40 नंबर का, बिल्कुल ठीक होगा, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा जेके बोस है वो हमेशा बच्चों के बेनिफिट के बारे में ही सोचता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, आपको थोड़ा बहुत किया होना चाहिए ताकि आपको मार्क्स मिल सके। तो चलिए मैं आपके साथ हिंदी का पेपर डिस्कस करती हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो हिंदी का भी पहला प्रश्न होता है वो पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जिसके लिए ऑलवेज मतलब रीडिंग की जरूरत है। मैं हमेशा से आपको बोलती आई हूँ, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लैंग्वेजेस हैं दोनों। इनमें आपको रीडिंग करने से ये जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, इसे आप कर पाने में सफल होंगे। तो मैं आपके साथ ये पेपर पढ़ती हूँ। छायावाद के प्रसिद्ध कवि का नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त के काव्य की 2 विशेषताएं लिखें। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे या प्रगतिवादी कवि थे? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? कस्तूरी मृग के किस अंग में छिपी रहती है? राजा ध्रुव का शासनकाल क्या था? किस रचना में 5 यम नियम का वर्णन है? बांड पात्रों में सबसे पुराना पाथर कौन सा है? भारतवासी किनकी संतान है? मानवता नामक कविता में किस सामाजिक कुरीति को उभारा गया है? और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? ये 12 जो हिंदी के आपके प्रश्न पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, ये बिल्कुल आपकी रीडिंग में से आएंगे, बीच बीच में से, लेसन की रीडिंग के बीच में से, इसलिए आपको उसको रीड करना जरूर पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। अब ये लास्ट लाइन को सुनने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी कविता का या कहाँ का ये जो पद्यांश है, क्योंकि पद्यांश पोइट्री सेक्शन को बोलते हैं, गद्यांश प्रोज सेक्शन को बोलते हैं। राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं, मतलब कि रत्ती भर भी मैं पछतावा ना करने पर, शायद ये ककई का अनुताप में से है ना। तो प्रसंग व्याख्या तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप 10th का एग्जाम देने जा रहे हो। प्रसंग लिखना, ये जैसे ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का, अगर आप प्रसंग लिखते हो 1-2 लाइन भी, उसके भी आपको 1 आध या 2 नंबर मिलते हैं। तो इसलिए प्रसंग को अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। जैसे ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपकी पुस्तक का नाम है, में संकलित ककई का अनुताप नामक कविता से ली गई हैं। इसकी रचयिता या इसके जो भी कवि हैं उनका नाम लिखना है। इसमें जो थोड़ा सा वो मेंशन करना है जो भी बताया गया है, उस पोएम में जो भी बताया गया है। अथवा इसमें चॉइस होगी आपको, जब मैं हरि था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। इन दोनों में से आपको एक करना है। उसके बाद गद्यांश, गद्यांश यानी ये पैसेज फ्रॉम प्रोज, कहानी में से।
महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुड़ गए। हालांकि ये सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। अथवा मैं छोटा था जब वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। ये 2 आपके गद्यांश है, इनकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सप्रसंग व्याख्या आप तभी कर सकते हो जब आपने कहानी को पढ़ा होगा कि कौन सी कहानी में से है, क्या लिखा है, लेखक क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों के द्वारा। तो आपको हर कहानी को डीपली रीड करना ही पड़ेगा। उसके बाद एक कविता का भावार्थ। भावार्थ यानी आप समरी भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। हिंदी जन की बोली, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। फिर एक गद्य पाठ का सार, एक लेसन, कहानी का समरी, सपनों के से दिन, जम्मू की चित्रकला। ठीक है, इनकी आपको समरी लिखनी है। अब प्रश्न उत्तर, 3 प्रश्नों के उत्तर, लाइक शॉर्ट आंसर जिसे आप कहते हैं, 2-2 मार्क्स के हैं। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? कश्मीर के भक्त कवि हिंदी में क्यों कविता करना चाहते थे? हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? लोक नाटकों में क्या बताया या पेश किया जाता है? इसमें आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। 2-2 मार्क्स के प्रश्न है। आपको ये याद रखना है, आपको मार्क्स देख के भी आंसर्स लिखने होते हैं। ये ना है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है आप पूरा पेज भरने बैठ गए, उधर से टाइम भी आपका कम कर दिया गया है। तो टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। आगे, हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं का नाम लिखते हुए किसी एक विधा का वर्णन कीजिए। आदिकाल में किस प्रकार के काव्य की रचना होती थी? संस्मरण व रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो 3 क्वेश्चन हैं, ये भी आपको जो हिंदी का साहित्यकाल, जो एक हिंदी का साहित्यकाल भी आपके सिलेबस में है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसमें से ये प्रश्न आते हैं। अब निबंध, जिसे आप ऐसे कहते हैं, शिक्षा में खेलों का महत्व, गणतंत्र दिवस, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा, भारत का स्वच्छता अभियान, विज्ञान के नवीनतम आविष्कार, साइंस के जो इन्वेंशंस हैं न्यू, जिसमें आप इंटरनेट, कंप्यूटर, इनके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में तो बंदा लिख ही सकता है, इंग्लिश में मुश्किल आती है, हिंदी में तो आप लोग लिख ही सकते हो। पत्र, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जिसमें उसे योग का महत्व बताया गया है, योगा। अथवा प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। आर्थिक सहायता यानी आपको पैसे की मदद चाहिए। ठीक है, अब फिर से एक गद्यांश है जिसे पढ़ के आपको नीचे उसके उत्तर देने होते हैं। वो कहीं से भी आ सकता है। उसमें क्या होता है, उसका सार लिखना होता है, उसको शीर्षक यानी टाइटल देना होता है, और उसी में से उसी पैसेज के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसे आप एक अनसीन पैसेज भी कह सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद अलंकार छांटिए। अलंकार जैसे आपका इंग्लिश में पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, इसी तरह हिंदी में आपके अलंकार होते हैं। कायर क्रूर कपूत कुचाली ही मर जाते हैं। अथवा माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अगर आप लोगों ने अलंकार पढ़े हैं तो पहली लाइन को पढ़ने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जब वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पे क वर्ड बार बार आया है, कायर क्रूर कपूत कुचाली, क, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब छंद आगे हैं, आपको छंद बताने हैं। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है तागे हृदय आप। अथवा सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, दुख काहे को होई, जो सुख में सुमिरन करे। इसमें आपको छंद बताने हैं। एक वर्ड लिखना होता है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये दोहा है तो आपको इसको दोहा छंद लिखना है, चौपाई है चौपाई लिखनी है, या सवैया है, कविता है, जो भी है तो वो लिखना है। अब इसके बारे में तो सबको पता ही है, सांझ बराबर तप नहीं, तप बराबर झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताकि हृदय आप, ये दोहा है। तो आपने इसका आंसर अगर दोहा छंद भी लिख दो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपको पदबंध छांट कर लिखने हैं। परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, अथवा आजकल बच्चे गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। पदबंध छांटने हैं। पदबंध यानी आपको इकट्ठा, जैसे परिश्रम करने वाला, ये एक पूरा सेंटेंस है। ये इस क्या है,
संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण पदबंध है, क्या है। तो यहाँ पे अगर आप परिश्रम करने वाला छात्र, ये एक छात्र की क्वालिटी बताई है कि जो परिश्रम करेगा, तो आप इसमें विशेषण पदबंध भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे निम्नलिखित वाक्य को साधारण वाक्य में चेंज करना है आपने। उसने जो प्रार्थना पत्र लिखा वह नौकरी के लिए था, सिंपल वर्ड्स में चेंज करना है। उसने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा, अथवा इस वाक्य को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। मैंने एक बहुत लंबा व्यक्ति देखा, थोड़ा सा मतलब इसको जैसे सिंपल टू कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। मैंने एक व्यक्ति देखा जो कि बहुत लंबा था, ये इसका आंसर आएगा। अच्छा, अब मुहावरे 2 करने हैं। पत्थर की लकीर, अगर मगर करना, कमर कसना। पदों का संधि विच्छेद कीजिए। कपीश, कमलेश, मानवो विकार, भानुदय। पर्यायवाची लिखिए। अमृत, गाय, सोना, राजा। ठीक है, और क्या करना है अब, जो आपको मतलब जैसे निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक के आधार पर परिवर्तित कीजिए। कोष्ठक होता है ब्रैकेट में दिए गए, जैसा भी आपको दिया गया है वैसा आपको करना है। जैसे यहाँ लिखा है सुरेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, ब्रैकेट में लिखा है प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करो। प्रश्नवाचक क्या होता है? क्वेश्चन, मतलब इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। सुरेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, क्या सुरेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ? प्रश्नवाचक हो गया। या उनके पिताजी चल बसे, इसको विस्मयार्थक, विस्मयार्थक मतलब ये हैरान कर देने वाला। क्या, फिर उसके आगे चिन्ह लगाओ, वो विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ना, वो लगा के उनके पिताजी चल बसे, फिर से लास्ट में फुल स्टॉप या जो भी आपका साइन है यहाँ पे दिया गया। फिर आपके आगे किन्हीं दो के अनेकार्थी शब्द लिखिए। अनेकार्थी मतलब ज्यादा अर्थ वाला। क्षीर, हेम, उत्तर, कर, 2 कर रहे होते हैं। जैसे कर है, यहाँ पे कर को एक आप हाथ को भी कर बोलते हो, टैक्स को भी कर बोलते हो, करने को भी कर बोलते हो। तो इस तरह जब एक वर्ड के कई मीनिंग हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों को संज्ञा में बदलिए। अपनापन, सुनवाई, नीचता, मानवता। तो अंत में आपको परिभाषा लिखनी है, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। यहाँ पे कोई भी किन्हीं भी भेदों की, जैसे संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, उनकी परिभाषा 2 नंबर की पूछी जा सकती है। तो ये आपके साथ मैंने 2021 का ही हिंदी का समर जोन का प्राइवेट वालों का पेपर डिस्कस किया है। आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। अगर आप इसकी PDF देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, बाकी कोई कमेंट, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है तो पुट योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।